Hello students, welcome to today's newspaper analysis. We shall be covering some very important information from the Hindu today. On the first page, there is a very important title. Supreme Court will hear today Rajasthan Speaker's plea against High Court order. स्पीकर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेट असेंबली के स्पीकर की अपॉइंटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 178 के तहत होती है और लोकसभा के स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 93 के तहत होती है। और इस केस में क्या हुआ कि आपको पता है कि मिस्टर सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के सीएम के विरुद्ध अपने कुछ साथी एमएलएस के साथ स्टेप लिया था, तो उनको स्पीकर ने एक नोटिस इशू किया था डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। और इसी मुद्दे को लेके ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय गया है। हाई कोर्ट ने इसके अंदर पहले इंटरवीन किया था और अब आप यहाँ कहें तो जो स्पीकर हैं मिस्टर सीपी जोशी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें स्पीकर को डायरेक्ट किया गया था to give 19 MLAs time to reply till July 24th when the court will deliver its verdict। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा था कि आप MLAs को समय दीजिए रिप्लाई करने का। तो इस मुद्दे को लेकर ये जो है वो इशू सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में भी हमें क्लियर रेफरेंस मिलता है। एंटी डिफेक्शन लॉज जो है हमारे संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं। डिफेक्शन का मतलब होता है जब आप अपनी पार्टी के विरुद्ध या पार्टी लाइन के विरुद्ध कार्य करते हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं डिफेक्शन के लिए। तो डिफेक्शन को हम बेसिकली इसी तरह से समझ सकते हैं कि अपनी पार्टी लाइन के विरुद्ध या अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के विरुद्ध या अपनी पार्टी द्वारा दी गई डायरेक्शंस के विरुद्ध कार्य करना। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस थी मिस्टर सीपी जोशी की कि हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन इज प्रीमेच्योर बिकॉज ही इज येट टू डिसाइड द इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बट हैज ओनली इशूड ए नोटिस। सिर्फ नोटिस दिया है, डिसाइड नहीं किया है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इन किहोतो होलोहान केस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस माना जाता है, हिस्टोरिकल केस माना जाता है किहोतो होलोहान केस 1992 में। किहोतो होलोहान केस में ये स्पेसिफिकली कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा Supreme Court barred any judicial intervention prior to the decision making stage। अभी यहाँ पर मिस्टर सीपी जोशी ने कोई डिसीजन नहीं मेक किया है, he has just sent some notices। तो यही चीज़ की होलोहान केस में अगर हम पैराग्राफ 6 क्लॉज 1 ऑफ 10th शेड्यूल पढ़ेंगे उसके अंदर स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में बताया गया है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली इस केस में विधानसभा इस केस में हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दिस शेड्यूल, द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर डिसीजन ऑफ द चेयरमैन और एज द केस मे बी द स्पीकर ऑफ सच हाउस एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन यहाँ पर मिस्टर सीपी जोशी लेते तो वो फाइनल होता एज पर द जजमेंट ऑफ किहोतो होलोहान केस। और इसी केस में कहा गया द स्पीकर चेयरमैन होल्ड ए पिवटल पोजीशन इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड आर द गार्डियंस ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। तो एंटी डिफेक्शन लॉज जो है ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू 10th शेड्यूल का जो है वो एडिशन जो है वो किया गया। और अगर आप अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, आप अपनी पार्टी की गाइडलाइंस के विरुद्ध चलते हैं और उस वजह से भी आपको डिफेक्शन के चार्जेस में लाया जा सकता है। तो किहोतो होलोहान केस पता होना चाहिए, ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। और यहीं पर एक और जो है वो चीज़ देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट सेड नो इंटरफियरेंस इज परमिसिबल एट इंटरिम स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। अभी इंटरिम है, अभी ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया मिस्टर सीपी जोशी द्वारा। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द फाइनल डिसीजन इज अवेलेबल ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। अभी तो ये प्रोसीडिंग्स जो है ये इंटरिम स्टेज में है,
अभी बीच में ही है, फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची हैं। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी एजेंसी द्वारा दिए गए डिसीजन को रिव्यू करना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के व्यू पॉइंट से। हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन in his designated power to decide question of disqualification under the anti defection law। जैसा मैंने कि होतो होलोहन केस में बताया कि ये एक्सक्लूसिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, स्पीकर को। जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट कवर प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 212 जो है वो आपको डेफिनेटली यहां पता होना चाहिए। कभी भी इस तरह के आर्टिकल्स का रेफरेंस आए, ग्रैब देम, राइट देम। कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है, जो जैसे विधानसभा है, विधान परिषद है, उनकी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट इंक्वायर नहीं करेंगे। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी अलेज्ड इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर। एक तरह से हम ये कहें कि हाउस के अंदर की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करना हाउस का एक्सक्लूसिव जॉब है। तो इस तरफ ये आर्टिकल 212 जो है वो इशारा करता है। तो ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ई कॉमर्स साइट्स मस्ट मेंशन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो अगेन सेंटर गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा है कि ई कॉमर्स साइट्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनको डेफिनेटली कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो बतानी चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 के तहत ये बताया कि ये किस तरह से ऑर्डर इशू किया गया था। और एक एडवोकेट है मिस्टर अमित शुक्ला, उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था और कहा था कि इससे इकोनॉमी में डेंट होता है। तो इस वजह से ये जो है वो नोटिस इशू किया गया था इन कंपनीज को। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर एक आर्टिकल है कि जिसमें द रोल ऑफ लेजिस्लेशन अपीयर्स टू बी मिनिमल। ये पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग के कारण जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होता है उसके रिगार्ड में एक स्टडी आई है जिसमें यह बताया गया दिल्लीज मीटरोलॉजी एंड द क्वालिटी ऑफ द shaft burnt play a greater role in worsening the air quality than the time chosen by farmers in Punjab to start crop burning. A study argues crop burning, a tradition all practiced in Punjab, Haryana of raising fields of rice chaff to prepare it for the winter sowing, begins around October and peaks in November, coinciding with the withdrawal of the southwest monsoon. तो यहाँ पर यह बताया गया मीटरोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो टाइम चुना गया है उसकी वजह से ये दिक्कत ज्यादा होती है पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग के बाद। और इसी आर्टिकल के अंदर सब्सिडीज एंड एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस हैज लेड टू राइज इन द राइस एकरेज इन दीज स्टेट्स coupled with increased farm mechanization, large quantities of rice stubble have increased over the years। तो ये भी एक चीज बताई गई है कि क्यों इन स्टेट्स के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में राइस को उगाया जाता है। और यहां पर इसी आर्टिकल में बताया गया है कि लेजिस्लेशंस का रोल मिनिमल है, उल्टा जो समय चूज किया जाता है फार्मर्स द्वारा और उस समय की जो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, आउटगोइंग मॉनसून का सीजन होता है, तो उस वजह से दिल्ली के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आता है। ये जो स्टडी है आईआईटी कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ लीस्टर, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च चंडीगढ़, इन्होंने ये रिसर्च की थी। और इन्होंने कहा है कि हॉल्टिंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग वुड ग्रेटली एड द न्यूली एस्टैब्लिश्ड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो एम है वो है टू रिड्यूस पॉल्यूशन बाय 20 to 30% इन एनुअल पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन बाय 2024। और पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 2.5 माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन, तो इसके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान है। उसके बाद पेज नंबर 4 के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्स प्रोजेक्ट्स
फॉर वाटर सप्लाई टू 2 सिटीज, पंजाब कैबिनेट ने $285.7 मिलियन के 2 प्रोजेक्ट्स अमृतसर लुधियाना सिटीज को अनइंटरप्टेड 24/7 कैनाल वाटर की सप्लाई के लिए अप्रूव कर दिए। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस्ड एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें IBRD वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 संस्थाएं आती हैं, उसमें से एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो $200 मिलियन मतलब 70% फंडिंग देंगे, और $85.71 मिलियन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट मतलब 30% पंजाब गवर्नमेंट इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। अपकमिंग PCS एग्जामिनेशंस के व्यू पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इस प्रोजेक्ट में स्ट्रेंथनिंग अर्बन वाटर सप्लाई सर्विसेज मैनेजमेंट विद a total cost of 11.61 million, improving water supply infrastructure, land acquisition, rehabilitation, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और 10 द पंजाब गवर्नमेंट in June 2018 through the Government of India's Department of Economic Affairs requested the World Bank to support this project. The statement said to make the land pooling policy more attractive for those giving up their property voluntarily for developmental projects. The government has decided to give additional land as compensation to such persons जो कि land pooling में contribute करेंगे voluntarily while coming out with similar new policy for the industrial sector as well. तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बीच में land pooling। तो ये लैंड पूलिंग का जो है हम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बात बताऊं तो लैंड पूलिंग का मतलब होता है लैंड ओनर्स कैन पूल दियर लैंड एंड गिव इट टू द डेवलपमेंटल अथॉरिटी। छोटे छोटे चंक्स पड़े हैं किसानों के पास पेरीफ्री में, वो उसको इकट्ठा करके जो है एक डेवलपमेंटल अथॉरिटी को दे देंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड अदर फैसिलिटीज। और बदले में यहाँ पर लैंड कंपनसेशन की जो है वो पॉलिसी के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है। उसके बाद पीछे एक न्यूज़ आई थी, महाराष्ट्र के अंदर एक लेक है जिसका नाम लोनार लेक। लोनार लेक जो है ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में, इसका वाटर जो है वो पिंक हो गया था। ये जो लेक है ये एक एस्टेरॉयड के कोलिजन से जो है ये बनी हुई है प्लीस्टोसीन एपक के दौरान, बहुत पुरानी लेक है और इसका वाटर जो है वो सडनली पिंक हो गया था। ये लेक जो है एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। और अब पता चला कि इस पानी के अंदर हेलो आर्किया या हेलोफिलिक आर्कियाई, हेलोफिलिक का मतलब सॉल्ट लविंग, आर्कियाई का मतलब वेरी ओल्ड, तो हेलोफिलिक आर्कियाई बैक्टीरिया का जो कल्चर है इसके अंदर ग्रो हो गया था, जिसके कारण ये पिंक कलर जो है वो बनना शुरू हुआ था। शुरू में ये सोचा गया कि ये जो रेड पिगमेंट है ये एक एल्गी जिसका नाम है ड्यूनालिएला उसके कारण था, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर हेलो आर्कियाई बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं और इसकी वजह से ये पिंक कलर जो है वो हुआ था। ये एक नेचुरल फिनोमेना था, रिवर्सिबल फिनोमेना है और समय के साथ ये वाटर जो है ये नॉर्मल कलर में रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो NGT क्वेश्चंस मिनिस्ट्री एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑन ड्रिलिंग इन ए नेशनल पार्क। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि असम के अंदर एक ब्लो आउट हो गया और वहाँ पर उसके अंदर 3 लोगों की जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस उनके लिए पैदा हो गए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड 2 अदर एंटिटीज टू एक्सप्लेन हाउ द प्रपोज ड्रिलिंग ऑफ 7 ऑयल वेल्स इन एन ईस्टर्न असम नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का नाम आपको पता होना चाहिए, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है जिसके अंदर ये ड्रिलिंग जो है वो परमिट की गई है। तो NGT ने क्वेश्चन उठाया है हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के ऊपर, ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर कि क्यों ये जो है वो परमिशन दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ऐसा ऑर्डर दिया था कि इस तरह के जो नेशनल पार्क्स या और इलाके हैं उनके अंदर इस तरह की ड्रिलिंग अलाउड नहीं की जा सकती, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डायरेक्ट वायलेशन है। और बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट स्टडी जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नहीं कैरी आउट की। बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट का मतलब जिस इलाके के अंदर ड्रिलिंग करना है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ कैसी मिलती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है कि अगर एक जगह पर एक प्रोजेक्ट लगेगा तो उसका उस एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर आएगा। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बागजान में ये ब्लो आउट हुआ
और वेल नंबर 5 में तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी दैट इज़ कॉल्ड एज ERD एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत गहराई में जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करने का ये एक मेथड माना जाता है, जो कि नॉर्मल ड्रिलिंग के थ्रू मुश्किल होते हैं जिनको एक्सेस करना, वहाँ तक पहुँचने की ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर तक गहरे वेल्स जो हैं वो खोदे जा सकते हैं इन हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आप इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का पता होना चाहिए, नेशनल पार्क्स के साथ जुड़े हुए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू द लॉयर प्रशांत भूषण ओवर ट्वीट्स। इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मिस्टर प्रशांत भूषण ने रिसेंटली कुछ ट्वीट्स किए थे जिसमें उन्होंने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के मिस्टर बोबड़े, उनकी बाइक के ऊपर एक तस्वीर जो है उसको लेकर कुछ ट्वीट्स किए थे, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर कुछ ट्वीट्स किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्रीमा फेसाई का मतलब होता है विजिबल एविडेंसेस के बेस पर सुओ मोटो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। सुओ मोटो का मतलब होता है एट इट्स ओन, उनके पास कोई कंप्लेनेंट नहीं गया, और कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना, और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को अंडरमाइन करने वाले ये ट्वीट्स थे, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, और इसी वजह से उन्होंने सुमोटो कॉग्निजेंस इसका लिया है। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस का एक हिस्सा है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो सुमोटो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट जो है ये आपको इस में से पता चलता है। उसके बाद पीएम मोदी इनवाइट्स यूएसए फर्म्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी इज रिफॉर्म ओरिएंटेड। तो अभी रिसेंटली यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअली उसको मोदी जी ने एड्रेस किया और यूएस कंपनीज को इनवाइट किया कि आप इंडिया में हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी, फार्म, इंश्योरेंस सेक्टर्स, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, इंडिया के अंदर इस समय ग्रीन शूट्स नज़र आ रही हैं, पैंडेमिक से रिकवरी जो है वो आने वाले समय में डेफिनेटली होगी। और कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटाइजेशन, इनोवेशन एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें इंश्योर की जाएंगी अगर यूएस जो है वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर, यूएस कंपनीज। तो आप ये 5 शब्द हमेशा याद रखिएगा जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आए, कॉन्फिडेंस की बात आए, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने वाले पैरामीटर्स की बात आए, तो ये 5 शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये है कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटाइजेशन, इनोवेशन एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट 5 टर्म्स। उसके बाद 45 राज्यसभा मेंबर्स टेक ओथ, और इनमें से 36 जो है वो फर्स्ट टाइमर्स टू द अपर हाउस। राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है, इसके अंदर 245 मेंबर्स होते हैं। हर सेकेंड ईयर के एंड में 1/3 मेंबर्स अपनी 6 साल की टर्म पूरी करके इसमें से निकलते रहते हैं। हर थर्ड ईयर के स्टार्ट पर नए मेंबर्स इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस बार 61 मेंबर्स ने जो है वो ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया, और इस तरह से बीजेपी के पास जो है वो 85 मेंबर्स हो गए राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा के बारे में मैंने जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो बता दी है, यू मस्ट नो इट। उसके बाद ये यूएस नीड्स टू मूव बियॉन्ड अलायंसेस। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूएसए को मल्टीपोलर वर्ल्ड में काम करना सीखना होगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है, पहले आपको एक कंसेप्ट बताऊं पोलैरिटी का मतलब होता है जब पावर्स की इक्वेशंस एक पर्टिकुलर साइड की तरफ झुक जाती हैं, जैसा बाईपोलर वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, जिसमें एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया, इन्हीं 2 पावर्स के साथ अलायंसेस होती गई, जिनमें से आपको देखते हो कि वॉर्सो अलायंस बनती है, नेटो बनता है। तो ये सब चीज़ें उसमें से निकल के आई, और इसी में से नैम की पॉलिसी, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को जो है वो अपनाया था। तो इस समय मल्टीपोलैरिटी है, यूएसए एक पावरफुल कंट्री है, इंडिया इज़ पावरफुल कंट्री, ब्राज़ील इज़ ए पावरफुल इकोनॉमी, और साउथ अफ्रीका इज़ ए पावरफुल इकोनॉमी, चाइना इज़ ए पावरफुल इकोनॉमी, जापान इज़ ए पावरफुल इकोनॉमी, जर्मनी, फ्रांस, यूके, रशिया, ये सब पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं। तो देयर इज़ मल्टीपोलैरिटी, और यूएसए को अपनी हेजिमनी की जो हिस्टोरिकल एम्बिशंस रही हैं उसको सैक्रिफाइस करके इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करना सीखना होगा, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का विचार है। उसके बाद इंडिया यूएस शुड वर्क टुगेदर टू फेस चाइना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए के मिस्टर माइक पॉम्पियो, उन्होंने कहा है कि
कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उनके द्वारा जो इस समय एक्सपेंशनिज्म और एग्रेशन की पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए यूएसए और इंडिया को आने वाले समय में और क्लोजली वर्क करना होगा और इस नए मल्टीलेटरल इक्वेशन के अंदर इंडिया को एक ग्लोबल रोल जो है वो निभाना पड़ेगा। और द सेक्रेटरी लिस्टेड एग्जांपल्स ऑफ इंडिया एंड यूएस वर्किंग टुगेदर इंक्लूडिंग द क्वाड का मतलब मैं आपको पिछले न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर बता चुका हूं, मालाबार एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाइपो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एनीथिंग विच समवन क्रिएट्स बाय यूजिंग हिज माइंड और क्रिएटिविटी। तो वाइपो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए, तो यूएसए और इंडिया वहां भी इकट्ठा एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करते हैं। देन विल डिस्कस ऑल डिस्प्यूट्स एरियाज विद चाइना, दिस इज व्हाट भूटान इज सेइंग। आपको पता होगा भूटान के साथ चाइना का इस समय एक नया अनएक्सपेक्टेड नए रीजन के अंदर साक्टेंग नाम का एक रीजन जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गया। तो राउंड्स ऑफ टॉक्स जो है वो लगातार इनके बीच में चलते रहे हैं। चाइना ने एक स्वैप प्रपोजल भी दिया था। स्वैप का मतलब होता है आप हमारे एरियाज ले लीजिए, हम आपके एरियाज ले लेंगे और इस तरह से हम बाउंड्री को एडजस्ट कर लेंगे। 1984 के बाद से इन कंट्रीज के अंदर जो है वो लगातार इस मुद्दे को लेकर टॉक्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक चाइना की तरफ से जो है वो इस इशू के ऊपर कोई कंसोलिडेटेड बात नहीं की गई है, उल्टा नए एरियाज पर चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया। तो भूटान के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में अच्छी तरह से चाइना के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में जो एक एनकाउंटर किलिंग हुई है हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की और उनके एसोसिएट्स की, क्या वो एनकाउंटर्स फेक स्टेज तो नहीं थे? इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए ह्यू एंड क्राई डेफिनेटली है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जस्टिस फॉर्मर जज मिस्टर BS चौहान सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो उनके अंडर एक कमेटी जो है वो बनाई गई है जो कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद पेज नंबर 11 के ऊपर 24 राज्यसभा मेंबर्स फेस क्रिमिनल केसेस। ये हमारे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक स्टडी की है जिसमें ये बताया गया कि राज्यसभा के 24% मेंबर्स जो हैं वो किसी न किसी तरह के क्रिमिनल केसेस के अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो और इनमें से 12% मतलब 28 हैड डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है अगर हम इसका स्पेल्ट एनालिसिस करें, मतलब इसका सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लीगल टेक्निकल एनालिसिस करें, तो पता चलता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज नेवर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसका सोशल इम्पैक्ट, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, उसका लीगल सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट और लीगल सिस्टम के अंदर चेंजेस करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और टेक्निकलिटी जो है वो हमको इसकी पता होनी चाहिए कि व्हाट कैन हैपन। तो टेक्निकल साइड्स में भी डिफिकल्टीज आ सकती हैं इस कंट्री को रन करने के लिए। तो उस बारे में ये रिपोर्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये संस्था जो है ये 1999 में ये संस्था बनी, न्यू दिल्ली में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है। और आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ नॉन पार्टिसान, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ झुकी हुई नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की फील्ड में इंडिया में काम करती है। उसके बाद सडनली यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप में एक नया ट्विस्ट। यूएसए ने ह्यूस्टन टेक्सास में जो चाइनीज कंसुलेट जो एम्बेसी थी उसको क्लोज करने के लिए ये जो है वो कह दिया कि आप अपनी एम्बेसी को बंद कीजिए, और क्लोजर ऑफ द ह्यूस्टन कंसुलेट, और इसको आप बंद कीजिए, एंड ऑल पीपल वर्किंग इन कंसुलेट मस्ट लीव फॉर देयर कंट्री। और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कि हमें ये शक है कि जो चाइना का कंसुलेट है वो जासूसी करता है यूएसए के अंदर, तो ये प्ली उन्होंने ली है। तो इट्स ए न्यू डेवलपमेंट। तो उसके बाद इंडियन ओरिजिन नर्स जो है उनको सिंगापुर में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अपनी सर्विसेज के लिए अवार्ड दिया गया।
President's Award for the nurses for serving on the front line during COVID-19 pandemic. इनका नाम कला नारायण स्वामी was among the 5 nurses giving the award. So again a big achievement by an Indian. We should be proud of them. Then Mr. Tyagi calls for unified bond markets moots government securities. ये पेज नंबर 15 के ऊपर एक आर्टिकल है. ये मिस्टर त्यागी जो है ही इज चेयरपर्सन ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये वो संस्था है जो हमारे यहाँ पर सिक्योरिटीज मार्केट, जिसको मैं कॉमन भाषा में कहूँ तो जो शेयर मार्केट है, जो कमोडिटी मार्केट है, उसका रेगुलेटर है. और 1988 में ये संस्था जो है वो बनी. और जो अल्टीमेट इनको जो पावर है सेबी एक्ट 1992 के थ्रू मिली थी, तो हम ये कह सकते हैं कि असल में इसकी जो फाउंडेशन है वो 1992 ऑनवर्ड्स जो है वो मिलती है. हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है. तो आप जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप कमोडिटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो यू आर प्रोटेक्टेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो उन्होंने ये बताया है कि हमारे यहाँ पर जो है वो यूनिफाइड बॉन्ड मार्केट की ज़रूरत है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट शुड बी इंटीग्रेटेड, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट शुड बी इंटीग्रेटेड. तो पहले जो है हम लोग ये समझने की छोटी सी आपको मैं रेफरेंस देता हूँ. कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं ये बड़े बिजनेस हाउसेस को ही अलाउड है इंडिया के अंदर, ब्लू चिप कंपनीज को ही अलाउड है कि वो मार्केट में दे सकते हैं. बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इशुअर और बोरोवर. इसमें 2 पार्टीज होती हैं. इशुअर आप कह लीजिए कि इशुअर कंपनी हो गई और आपने उनका बायर, नॉट बोरोवर, बायर. इशुअर कंपनी ही यहाँ पर बोरोवर है और बायर है आप. तो उन्होंने आपको एक पेपर दे दिया. उस पेपर के ऊपर ये लिखा रहता है कि आपने कितना पैसा कंपनी को दिया और कितने समय बाद क्या % इंटरेस्ट के साथ वो आपको वापस कर देंगे. तो ये इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड. तो बड़े बिजनेस हाउसेस, ब्लू चिप कंपनीज, जो बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, ऐसे बिजनेस हाउसेस जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में जो है वो बॉन्ड्स इशू करके अपने लिए मनी का अरेंजमेंट कर सकते हैं. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप ये कह लीजिए कि एक रिस्क फ्री और इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इसी तरह का एक पेपर होता है. गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करवा देते हैं, वो आपको एक पेपर दे देते हैं जिसके ऊपर ये लिखा रहता है कि इस मैच्योरिटी डेट पर आप आइएगा और आपको इतने इंटरेस्ट के साथ पैसा जो है आपको वापस कर दिया जाएगा. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू पैसा जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो लाया भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है. कि मान लीजिए अगर सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची तो आपको पेपर दे दिया, आपसे पैसा लेके अपने पास रख लिया, तो इससे मार्केट में से एक्सेस मनी को साइफन ऑफ किया जा सकता है. और दूसरी तरफ अगर सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय की तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी थी, मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी थी, उसको सरकार ने वापस ले लिया और आपको बदले में कैश दे दिया. तो इस तरह मार्केट में मनी इन्फ्यूज किया जा सकता है. तो मार्केट में से मनी निकालने और डालने के ये अच्छे मेथड माने जाते हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो हमेशा एक हालांकि इसके अंदर रिटर्न्स कम होते हैं लेकिन ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है. तो इन 2 मार्केट्स को जो है वो इंटीग्रेट कर देना चाहिए. और डीमैट अकाउंट वो होता है जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसके साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को जोड़ देना चाहिए. डीमैट फॉर्म में इनको इशू किया जा सकता है. तो इससे लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पड़ेगा. खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वो कैपिटल मार्केट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू, और सरकार के लिए एक अच्छी मनी का ऑल्टरनेटिव इसमें से पैदा हो सकता है. तो दिस इज ए वेरी गुड सजेशन बाय सेबी चेयरमैन. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर. तो इसमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया. और उसके बाद हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में अगर हम चलते हैं तो अगेन इंडिया, भूटान, चाइना के बारे में पहला आर्टिकल यही है पेज नंबर 2 के ऊपर. तो आप इसको बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो इस तरह के टॉपिक्स के साथ आप इसको जोड़कर देख सकते हैं. अगेन भूटान का जिस एरिया को चाइना क्लेम कर रहा है उसी के रिगार्ड में ये आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया
कि 1984 के बाद से अब तक जो है वो 24 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं भूटान के साथ, लेकिन ईस्टर्न बाउंड्री, ये जो इलाका है साक्टेंग फॉरेस्ट रिजर्व का, ये कभी भी डिस्प्यूट में नहीं था, लेकिन सडनली चाइना ने इस एरिया को डिस्प्यूटेड बताना शुरू कर दिया। आज तक जो डिस्प्यूट था वो हमेशा पसामलंग और जकारलंग वैलीज को लेकर था नॉर्दर्न साइड में, और डोकलैम को लेकर था। और डोकलैम जो है वो ट्रांजैक्शन पॉइंट है विद इंडिया, चाइना, भूटान, तो वहाँ पर ये विवाद था। चाइना ने पैकेज सॉल्यूशन की बात की है और भूटान ने इसको ओवरवेलमिंगली रिजेक्ट किया है। हालांकि भूटान की एम्बेसी ने एक डिमार्शे मतलब एक पॉलिटिकल नोटिफिकेशन भी भेजा था चाइनीज़ एम्बेसी को, बट द चाइनीज़ MFA रिपीटेड द क्लेम, उन्होंने दोबारा इसको रिपीट किया है। और न्यू दिल्ली और थिम्पू मतलब जो भूटान की कैपिटल है, उन्होंने इस बार इसको बहुत रैश मैनर में रिएक्ट नहीं किया है। दे आर फॉलोइंग ए सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पाथ कि हम इसके ऊपर जो है वो चाइना से बात करेंगे। और ये जो इलाका है साक्टेंग, इसके तरफ जो है चाइना ध्यान भटकाना चाहता है। आप ये भी एक इंडिकेशन आ रही है कि जो इंडिया का ध्यान इस तरफ भटकाना चाहता है, ग्लोबल अटेंशन इस तरफ भटकाना चाहता है, जो गलवान वैली और उसके आसपास की टेंशन है उसको डाइवर्ट करके इस तरफ फोकस करना चाहता है। और भूटान और चाइना के बीच में, भूटान और इंडिया के बीच में हमेशा क्लोज कोऑपरेशन रही है। तो यहाँ पर अगेन आपके लिए जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही टैक्टिकली जो है वो यूज़ करना चाहिए। और वी मस्ट ट्राई टू सिक्योर द साइड ऑफ भूटान। और ये जो साक्टेंग का इलाका है ये बिल्कुल हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, तो चाइना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को जो है वो टारगेट कर सकता है इस एरिया के थ्रू। तो इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक मूव्स को बहुत ध्यान से जो है वो चलाना होगा। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर पीपल इन जम्मू कश्मीर सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स, तो ये एक चीज़ निकल कर सामने आई है। इंटरनेट की आज़ादी और इंटरनेट के एक्सेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, इस तरह की चीज़ें, ई गवर्नेंस का मामला, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आप इसको जो है हम गवर्नेंस वाले सेक्शन के अंदर पढ़ सकते हैं, एथिक्स के सेक्शन के साथ जोड़ के हम इसको देख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो सिटीजन चार्टर, इन सब चीज़ों के साथ जोड़ के हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही था इस आर्टिकल का कि कोविड-19 के फेज़ के दौरान जब बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के साथ जुड़ती जा रही हैं तो भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सेस जो है वो नहीं दिया गया है। ह्यूमन फ्रीडम का ये आस्पेक्ट जो है उसके रास्ते में गवर्नमेंट ने एक हर्डल क्रिएट किया है। और इस समय जो है वो इंटरनेट जो है वो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट को नहीं एक्सेसिबल बनाया जाता तो ये डिजिटल डिवाइड पैदा कर देगा जम्मू कश्मीर के लोगों में और बाकी इंडिया के लोगों में। और स्टूडेंट्स की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको भी इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। और सिंस अगस्त 4 लास्ट ईयर, ये जो 370 के रिवोकेशन के समय से पीपल इन रीजन हैव नॉट हैड एक्सेस टू 4G इंटरनेट। और the authorities see the restriction which was placed in the lead up to dilution of Article 370 of Constitution as unassailable, कि इसको अभी यहाँ से हटाए जाने के चांसेस भी कम नज़र आ रहे हैं। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये इस तरह का कंप्लीट बैन डिसप्रपोर्शनेट है, बहुत ज़्यादा है और लिबर्टी लोगों की जो है इससे इम्पिंच होती है। तो आप ये मान के चलिए, यहाँ से आपके लिए एक चीज़ है कि इंटरनेट को एक्सेस करने की लिबर्टी भी अब एक तरह का राइट बनता जा रहा है। और गवर्नमेंट को जो है उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी को और टेररिज्म को रोकने के लिए ये अगर स्टेप लिया जाता है तो गवर्नमेंट यहाँ पर और ऑल्टरनेटिव्स को भी एक्सप्लोर कर सकती थी। पूरे रीजन को इनडिस्क्रिमिनेटली ब्लॉक करने की बजाय बेटर सर्वेलेंस मेथड्स जो है वो अपनाए जा सकते थे। और यहाँ पर रेफरेंस मिलता है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस का, जिसमें इन्होंने पॉइंट किया था गवर्नमेंट हैड रिफ्यूज टू मेक पब्लिक इट्स ऑर्डर ब्लॉकिंग द इंटरनेट, की सरकार ने किन बेसिस पर इंटरनेट को ब्लॉक करने की बात की है इसको जो है वो नहीं बताया है। और ये जो रूल ऑफ लॉ
मतलब द पीपल हैव राइट टू नो, उसकी ये वायलेशन है, ये ट्रांसपेरेंसी के विरुद्ध है। और उन्होंने कहा कि एम्पिरिकल एविडेंसेस ये बताते हैं कि देयर इज नो लिंक बिटवीन शटिंग डाउन द इंटरनेट एंड द स्टेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी। तो अगेन ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है लिखने के लिए। इंटरनेट एक वैल्यूएबल टूल है। इंटरनेट वॉज ए वैल्यूएबल टूल दैट कुड बी यूज टू काउंटर द स्प्रेड ऑफ रूमर्स एंड फेक न्यूज, ये इन्होंने बताया है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेस रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल थी, जैसे ब्लैक लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक वेबसाइट्स या टारगेटेड सर्वेलेंस मेजर्स अवेलेबल थे। क्या सरकार ने इन ऑल्टरनेटिव्स को कभी कंसिडर किया? और पूरी तरह से इंटरनेट को शट डाउन कर देना क्या ये जस्टिफाइड है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले के अंदर जो इस आर्टिकल के अनुसार कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कंसोलिडेटेड फैसला जो है वो नहीं दिया। द कोर्ट नो डाउट हेल्ड दैट एबिलिटी टू एक्सेस द वेब हैड एन इंस्ट्रूमेंट बीइंग ऑन नंबर ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपके लिए एक नई अप्रोच है कि फंडामेंटल राइट्स की एंजॉयमेंट के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। तो वी आर लिविंग इन ए डिजिटल वर्ल्ड, तो दैट इज द थिंग। Or therefore the limitation placed on web must be necessary and proportionate to the goal that the state seeks to achieve. Government now had to produce the order. और हालांकि सरकार ने कोर्ट ने गवर्नमेंट को इसके अंदर अकाउंटेबल नहीं बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट को एक तरह की इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पूरी तरह की ब्लॉकेट जो है वो एक अच्छा मूव नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आप अल्टीमेटली अगर इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करें तो ये आर्टिकल इस तरफ इंडिकेट करता है कि 2G इंटरनेट रिस्टोर किया गया। मतलब 4G इंटरनेट के ऊपर से अभी भी बैन लिफ्ट नहीं किया गया है। और इंटरनेट ब्लॉकेड की वजह से या जम्मू कश्मीर के अंदर जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा है। एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो सकता है जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। और स्पेसिफिक एविडेंसेस वाज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट टू शो हाउ 4G इंटरनेट वाज इंडिस्पेंसिबल फॉर एडिक्वेट एक्सेस टू एजुकेशन, मेडिसिन एंड द कोर्ट्स, एंड हाउ विदाउट इट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वर प्लेस्ड at a very significant disadvantage compared to the rest of the country। तो आपको यहाँ से इंटरनेट की इंपॉर्टेंस के बारे में इन द मॉडर्न सोसाइटीज हाउ इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट, इसके बारे में एक बहुत अच्छा इनपुट इस आर्टिकल के अंदर से मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इन एक्शंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा सवाल तो नहीं उठाया। एक 3 मेंबर स्पेशल कमेटी जो है वो बना दी, हेडेड बाय यूनियन सेक्रेटरी, एन एक्सरसाइज होली आउटसाइड द लीगल फ्रेमवर्क टू टेक स्टॉक ऑफ द थिंग्स। तो एक कमेटी बना दी गई है और इनको कहा गया है कि आप इसको रिव्यू कीजिए। और 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है। 4G इंटरनेट अभी भी बैंड है। और बेसिक राइट्स जो हैं, ये आर्टिकल बताता है कि इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन इन जम्मू कश्मीर आर फास्ट अप्रोचिंग देयर एनिवर्सरी। इट हैज फेल्ड टू आंसर द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एट स्टेक, बट इवन द फ्यू डायरेक्शंस दैट हैव बीन इशूड हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके साथ भी कंप्लाई नहीं किया है। और बेसिक राइट्स जो हैं वो सुप्रीम को जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हैं वो इससे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट आर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर सब्जेक्ट टू बी रूल्ड ओवर। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर राज किया जाता है अपनी मनमर्जी से। और आर दे सिटीजन्स हु पोजेस राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। भारत के हर नागरिक के पास फंडामेंटल राइट्स हैं एंड दीज राइट्स आर ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ द पावरफुल स्टेट। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत के नागरिक हैं और दे आर द सब्जेक्ट्स टू बी रूल्ड, जिसको सरकारें अपनी मनमर्जी से रूल कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इस मुद्दे के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज द ओवरऑल
इंडिकेशन ऑफ दिस आर्टिकल. सो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कीजिएगा, कोई सजेशंस हो ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा. थैंक्स अ लॉट. स्टे सेफ, stay inside, keep visiting our channel, keep spreading it so that good information can reach maximum possible students in shortest possible time. Thanks a lot.